गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेक्षण खाते कंसाइनमेंट अकाउंट स्टार्ट करते हैं। प्रेक्षण का अर्थ तथा विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसाइनमेंट। किसी भी व्यापार को आरंभ करने या व्यापारियों की तुलना करने की सबसे महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा शक्ति लाभ है। लाभों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यवसाय विभिन्न विक्रय अधिवृद्धि क्रियाएं तथा उसका मापन करता है। प्रेक्षण द्वारा माल का विक्रय भी व्यवसाय के लाभ कमाने के उद्देश्यों को पूरा करने की एक विधि है। इस विधि में व्यापारी अपना माल अपने एजेंट के द्वारा विक्रय कराता है, जिसे कमीशन दिया जाता है। इसमें व्यापारी प्रेक्षण तथा एजेंट प्रेक्षणी कहलाता है। देखो, इस विधि में व्यापारी अपना माल अपने एजेंट के द्वारा विक्रय कराता है। बीच में एक एजेंट होता है जो कस्टमर को सेल करता है, जिसे कमीशन मिलता है। इसमें व्यापारी को प्रेक्षक कहेंगे और एजेंट को प्रेक्षणी कहेंगे। ठीक है, ये टर्म याद रखना, व्यापारी प्रेक्षक तथा एजेंट प्रेक्षणी। तो ये एजेंट के थ्रू सेलिंग होगी। इसमें डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा, एजेंट सेल कर रहा है। प्रेक्षक उसको माल भेजेगा, एजेंट उसको सेल करेगा। जो सेल करते ही जो पैसे आएंगे वो प्रेक्षक को रिटर्न करेगा, और जो माल बचेगा वो या तो वो स्टॉक में रखेगा या फिर उसको रिटर्न भेजेगा। प्रेक्षण के एक व्यापार द्वारा अपने एजेंट को विक्रय के उद्देश्य से भेजा गया माल जिस पर उसे कमीशन प्राप्त होगा। दोबारा रिपीट करें। प्रेक्षण के एक व्यापारी द्वारा अपने एजेंट को विक्रय के उद्देश्य से भेजा गया माल जिस पर उसे कमीशन प्राप्त होगा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि प्रेक्षण मतलब मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि व्यापारी विक्रय करवा रहा है एजेंट के थ्रू, जिसको कमीशन मिलने वाला है। इसमें प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षणी को माल भेजा जाता है। ठीक है, प्रेक्षक व्यापारी द्वारा एजेंट को माल भेजा जाता है। केवल प्रेक्षण पर माल भेजना विक्रय नहीं है, क्योंकि उसका स्वामित्व प्रेक्षक के पास ही रहता है। कि सिर्फ अगर प्रेक्षक ने माल भेज दिया, ठीक है, प्रेक्षक ने माल भेज दिया तो उससे हम ये नहीं, वो अपने बुक में एंट्री नहीं मान लेगा कि वो सेल हो गया है। वो खाली एक कंसाइनमेंट का पार्ट है, और उसकी ओनरशिप ट्रांसफर खाली माल एजेंट के पास भेजने से ख़त्म नहीं हो रही। वो ओनर हमेशा होल टाइम रहेगा उसमें, चाहे माल बिके या नहीं बिके। माल सप्लाई करने के बाद एजेंट के पास रह रहा है तो वो उसका ओनर रहेगा। ठीक, जहाँ कस्टमर को सेल हो जाती है वहाँ वो ओनरशिप फिर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रेक्षण की विशेषताएं निम्न है। पहला, प्रेक्षण विक्रय के उद्देश्य से माल का हस्तांतरण करता है। प्रेक्षक विक्रय के उद्देश्य से माल का हस्तांतरण करता है। वो सेल करना चाहता है, इसीलिए उसको ट्रांसफर कर रहा है। प्रेक्षण पर माल भेजना न तो विक्रय है और न ही लाभ। सिर्फ कंसाइनमेंट के लिए माल भेजना सेल की कैटेगरी में नहीं आता, और वहाँ कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। ठीक है। थर्ड, प्रेक्षक एवं प्रेक्षणी का संबंध प्रधान एवं तथा एजेंट का होता है। तो प्रेक्षक को प्रधान कहेंगे, प्रेक्षणी को एजेंट कहेंगे। और ये आपको ये क्वेश्चन आपको कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में ये पूछते हैं। कंसाइनमेंट क्या है, प्रेक्षक कौन है, प्रेक्षणी कौन है, ठीक है, प्रधान कौन है, एजेंट कौन है, तो ये इनमें क्या रिलेशन होते हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इसकी थ्योरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेक्षणी केवल
कमीशन पाने का अधिकारी होता है। तो प्रेक्षणीय मतलब एजेंट, एजेंट को सिर्फ कमीशन मिलता है, उसको वही राइट है खाली। बिना बिका माल प्रधान को वापस किया जाता है। जो माल नहीं बिका तो वो एजेंट उसको वहाँ से रिटर्न करेगा। ठीक है। लाभ तथा हानि प्रेषक की होती है। तो जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दोनों ही चीज़ ओनर की मतलब प्रेषक की, जो प्रधान है उसकी ही होगी। एजेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती लॉस और प्रॉफिट को शेयर करने की। एजेंट प्रेषण पर भेजे गए माल की सामान्य सुरक्षा का दायित्व होता है, लेकिन नॉर्मल उसकी सिक्योरिटी वो रखे, ध्यान रखे, वो चीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये तो नहीं है कि वो उसके पास माल आ रहा है, वो उसका नहीं है तो वो कहीं रोड पे ही रख देगा, उसको उतार देगा और छोड़ देगा उसको, वैसे तो नहीं करेगा। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही उसका कि वो उसको ध्यान रखे, उसको गोदाम में रखे और उसको सेल करवाए। सेल कराने तक की जिम्मेदारी तो होती है उसकी। प्रेषण तथा विक्रय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, स्वामित्व के आधार पे। ठीक है। तो मैं आपको पहले विक्रय वाला ही रीड करूंगी कि स्वामित्व क्रेता को क्रय के पश्चात प्राप्त हो जाता है। तो स्वामित्व क्रेता को क्रय के पश्चात प्राप्त हो जाता है। तो ओनरशिप जो है वो कस्टमर को मिल जाती है जब वो कोई सामान खरीदता है, गुड्स खरीदता है। ठीक है। तो उसको ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप कस्टमर को। क्रेता मतलब कस्टमर। और प्रेषण में एजेंट केवल माल की सुपुर्दगी प्राप्त करता है, माल का स्वामित्व प्रेषक का ही रहता है। तो इसमें एजेंट क्या करता है? सिर्फ माल रिसीव कर रहा है, वो ओनरशिप कोई ट्रांसफर नहीं हो रही है। जो ओनरशिप है वो तो अभी भी प्रेषक की ही है। अब देखो, सेकंड आधार क्या है? संबंध। तो पहले विक्रय में देखो, सेकंड क्रेता तथा विक्रेता अथवा लेनदार तथा देनदार का संबंध होता है। तो क्रेता और विक्रेता में क्या रिलेशन होता है? लेनदार और देनदार का। क्रेता ले रहा है और विक्रेता दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ कंसाइनमेंट में क्या रिलेशन है? प्रधान तथा एजेंट का संबंध होता है। रिलेशन इनका, नाम तो इनके प्रेषक और प्रेषण ही हो गए, और कंसाइनमेंट को प्रेषण कहते हैं, और यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो प्रधान तथा एजेंट का संबंध होता है। विक्रय में कस्टमर और सेलर का रिलेशन होता है। ठीक है। अब बीजक, थर्ड आधार है बीजक। बिल में क्या होता है? तो विक्रय में देखो, थर्ड वाला, विक्रय होने पर अंतिम बीजक पक्का बीजक भेजा जाता है। तो वहाँ कस्टमर से डील हो रही है, गुड्स या सर्विस उसको प्रोवाइड की जा रही है, तो वह पक्का बिल या फाइनल बिल देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है। और प्रेषण में भेजे गए माल के साथ केवल सूचनार्थ बीजक भेजा जाता है। वह खाली एक बीजक सूचनार्थ इंफॉर्मेटिव बिल होता है कि जो वो खाली इन्फॉर्म कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, उनके बीच में जो भी डील हो रही है उस हिसाब से। फिर चौथा आधार है भुगतान। चौथा आधार है भुगतान। तो इसमें क्रेता को माल के क्रय मूल्य का भुगतान माल प्राप्ति के समय करना होता है। तो विक्रय में क्रेता को माल के क्रय का मूल्य का भुगतान माल प्राप्ति के समय करना होता है। जब उसको नॉर्मल सेल्स में क्या
जब भी कस्टमर गुड्स या सर्विस ले रहा है तो उस टाइम उसको पेमेंट करना पड़ता है। और प्रेषण क्योंकि सेल नहीं हो रहा है, इसलिए प्रेषण पर माल भेजने पर एजेंट को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। जस्ट प्रेषण के लिए माल भेजा है, वहाँ नहीं करेगा, वो जब सेल होगा उसके बाद भेजेगा। फिर 5वां पॉइंट है हानि की जोखिम। तो विक्रय के पश्चात जोखिम क्रेता को हस्तांतरित हो जाती है। तो वह सेल होते ही तुरंत कस्टमर को ट्रांसफर हो जाती है। वो रिस्क ऑफ कि गुड्स खराब हो रहा है या टूट जाएगा या फिर कोई चोरी हो जाएगा, वो सारी जिम्मेदारी कस्टमर के ऊपर शिफ्ट हो जाती है अपने आप। और प्रेषण में समस्त जोखिम प्रेषक के अधीन रहती है। तो जो माल भेज रहा है, जो ओनर है, सारे रिस्क उसकी ही होती है, चाहे माल वो कहीं भेज रहा है कंसाइनमेंट के लिए। फिर 6 है विक्रय विवरण। तो बीजक के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त विक्रय विवरण नहीं बनाया जाता है। तो जो सेल्स का बिल बन रहा है उसके अलावा वहाँ कोई अतिरिक्त नहीं, कुछ अलग नहीं बनाते। बीजक के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त विक्रय विवरण नहीं बनाया जाता, कोई अलग से कोई डिटेल नहीं भेजते हैं, फाइनल एक बिल ही होता है। और प्रेषणी एजेंट को स्वयं द्वारा किए गए विक्रय का विवरण प्रेषक प्रधान को भेजना होता है। तो यह जो एजेंट है उसके पास तो एक कच्चा बिल आता है और उसको एक सेल्स बताने वाला पूरा विवरण, विक्रय का विवरण जो ओनर है, प्रेषक है, प्रधान है, उसको भेजना होता है। फिर 7वां है व्यय। विक्रय के पश्चात सभी व्यय केवल क्रेता वहन करता है। विक्रय के पश्चात सभी व्यय केवल क्रेता वहन करता है। जो खरीदता है वो आफ्टर सेल्स जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे कोई बड़े आइटम नॉर्मली होते हैं कि जैसे अलमीरा है, डबल बेड है, तो कोई बड़े आइटम जब हम किसी शॉप पे खरीद रहे हैं तो ये कहेंगे कि हम घर पे डिलीवरी करने का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। जो ऑटो का जो लारी का जो पैसा लगेगा वो कस्टमर के लगेगा, तो वो 50-100 रुपये या तो उसको पहले से इंक्लूड करके रखते हैं या फिर वो कह देते हैं कि आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो गुड्स वहाँ शॉप से लेके कस्टमर के होम तक ले जाने की जिम्मेदारी कस्टमर के ऊपर ही पटक देते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसको करते हैं, तो वो भी अमाउंट एडजस्ट करके करते हैं। ठीक है। और इसमें प्रेषण में विक्रय के संबंधित सभी व्यय प्रेषक को वहन करने पड़ते। तो या जो एजेंट है वो कोई उसमें किसी भी तरह का अगर सेल एक्सपेंस हो रहा है तो वो उसको नहीं करेगा, वो उसके ऊपर नहीं आएगा, वो ओनर के प्रेषक के ऊपर ही रहेगा, उसको ही देना पड़ेगा। तो एजेंट वो अमाउंट अगर वो वहाँ पे भी कर रहा है तो उसको लेस करके ही बाकी अमाउंट भेजेगा। अब अधिनियम। तो विक्रय पर पुस्तक विक्रय अधिनियम लागू होता है। तो सेल पर सेल्स एक्ट लागू होता है और प्रेषण में एजेंसी अधिनियम लागू होता है। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नावली, शब्दावली, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। तो प्रेषण के संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली का विवरण निम्न प्रकार है। पहला है सूचनार्थ बीजक, परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, सूचनार्थ बीजक जो इन्फॉर्म करने के लिए जो बीजक भेजा जा रहा है वो। तो जब माल प्रेषण पर भेजा जाता है तब तो माल के से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जैसे किस्म, मात्रा, दर आदि की सूचना हेतु एक विस्तृत बीजक बनाया जाता है जो सूचनार्थ बीजक कहलाता है। प्राय सूचनार्थ बीजक भेजे गए माल का विक्रय मूल्य दर्शाता है
न कि रोकड़ी मूल्य। विक्रय मूल्य दर्शाने का उद्देश्य वस्तु की लागत तथा लाभ हानि को नहीं दर्शाना है। सूचनार्थ बीजक का प्रारूप निम्न है। तो कंसाइनर इज चौहान ट्रेडर एंड कंसाइनी इज अनिल भट्ट। तो जो सेलर है वो कौन है? कंसाइनर चौहान ट्रेडर्स, और वो भेज किसको रहा है? अनिल भट्ट को। फॉर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू अनिल भट्ट। तो ये कंसाइनमेंट के लिए अनिल भट्ट को भेजा जा रहा है, ठीक है। और उसका एड्रेस आ रहा है, किसको भेज रहे, जैसे लेटर की तरह की उसका ऊपर नाम आ रहा है, किसको भेजा जा रहा है। फिर ये उसका पूरा एड्रेस आ गया, फॉर्मेट देख लो। फिर ये सीरियल नंबर की जो भी आइटम आएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन, नॉर्मल जो बिल होता है वो अमाउंट। तो ये अंदर सब आइटम लिख दिए और इनके सब टोटल कर दिए। ये फाइनल फिगर बाहर आ गई। तो टोटल जो बिल, जो अमाउंट माल जा रहा है वो 1,40,000 का आ रहा है, और जो भेज रहा है चौहान, उसका नाम आ रहा है, उसका एड्रेस, उसकी डिजिग्नेशन डाल दी, बाकी और नंबर वगैरह डाल दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। आजकल जीएसटी वगैरह के पहले वैट के डलते थे, अब जीएसटी के डलते हैं। इनकम टैक्स के नंबर होते हैं, जैसे नंबर जो इम्पोर्टेंट लागू होते हैं वो डालने होते हैं।